नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और ये रिपोर्ट आज श्री संजय चौधरी कथा से ही जुड़ी हुई है। मैंने आपसे कहा था कि भाई आज की तारीख में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि आज की तारीख में इस हालात ये हो गए हैं कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो समाज आपके साथ खड़े रहे कोई ज़रूरी नहीं है, सिस्टम आपके साथ खड़ा हो कोई ज़रूरी नहीं है। बस जैसे ही आप सवाल खड़े करेंगे ना, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाई भतीजावाद के नाम पर, गोलबंदी शुरू हो जाएगी। मतलब सोसाइटी में अब वो चीज़ें रही ही नहीं कि गलत को हम गलत अगर कह रहे हैं तो कोई आपके साथ खड़ा हो जाए या फिर आपको कोई एप्रिसिएशन मिल जाएगा। लेकिन जो गलत है वो शर्मिंदा नहीं होगा। शर्मिंदा आपको ही महसूस होगा कि क्या हम करने जा रहे हैं, से क्या होने वाला है। हालांकि हम कभी निराश नहीं होते। 26-27 वर्षों से पत्रकारिता में हैं। आए दिन हम इस तरीके से खबरें करते रहते हैं, अपने तरीके से खबरें होती रहती है। हम किसी के पीछे पड़ना मेरा मकसद थोड़ी है। हमारा मकसद है कि जो हो रहा है वो पब्लिक डोमेन में ला देना। तो याद होगा कि संजय चौधरी के पीएचडी की डिग्री को लेकर कई और प्लेटफॉर्म जो उनके कामकाज को लेकर जो बातें सामने आई, हमने उसको पब्लिक डोमेन में रखा। हम उम्मीद करते थे कि संजय चौधरी जी अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने पक्ष नहीं रखा। हाँ, ये अलग बात है कि उस खबर चलाने के बाद पिछले 10 वर्षों से हाई कोर्ट के आदेश के, डबल बेंच के आदेश के बावजूद भी 10 वर्षों से जिस फाइल पर कुंडली मारकर राजभवन बैठा हुआ था, उस फाइल की सक्रियता बढ़ गई है और उस पर तारीख देने की प्रक्रिया जो होती है कि फिर से हम उनको बुलाए, जो पिटिशनर हैं उनको बुलाया जाए, उनसे कहा जाए इस पर स्टैंड क्या हो। क्योंकि दो जांच रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट वाइस चांसलर की तरफ से दिया गया है जिसमें इनके नियुक्ति पर ही सवाल खड़े किए, वो सारे फाइल जो कह सकते हैं कि जिस पर कुंडली मारकर राजभवन बैठा हुआ है, और संजय चौधरी कहते हैं कि भाई हाईकोर्ट हमें तो हटाया तो नहीं ना। मतलब सैद्धांतिक तौर पर हाईकोर्ट ने मान लिया कि भाई हमारी बहाली सही है। गवर्नर के यहाँ फाइल रखा हुआ है तो रखा हुआ है, गवर्नर के यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है वो उनके डोमेन की चीज़ है। तो खैर वहाँ बात आगे बढ़ी और सरकार के तरफ से भी पूरे खबर के तथ्यों के साथ एक पत्र भेजा गया है राजभवन। और जिस राजभवन में ये बात, जिस पर महामहिम को अंतिम फैसला लेना है, जो फाइल 10 वर्षों से दबी हुई थी, धूल फाँक रहा था, धूल हटा है उस पर, उस व्यक्ति पर देखिए एक नोटिफिकेशन निकला है, जिसके कमेटी के अध्यक्ष छपरा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। ये सिलेबस की कमेटी, सिविल सिलेबस बनाने वाली कंपनी है, कमेटी है, कंपनी नहीं है। और संजय चौधरी जी सदस्य बने हैं। अब आप समझ सकते हैं कि वाइस चांसलर के इस प्रतिनियुक्ति, मतलब एक कमेटी का सदस्य बनाकर राजभवन संदेश क्या देना चाहती है, जबकि जांच की प्रक्रिया अभी चल रही है। कई तरह के फैक्ट सामने आ चुके हैं। ठीक यही समझने की जरूरत है कि पटना यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर का पावर सीज कर लिया जाता है। क्यों? तो वो राजभवन के कुछ ऐसे आदेश का वो अनुपालन करने से इनकार कर देता है, जो अनुपालन करने का मतलब था कि वाइस चांसलर या तो गलत काम के लिए मीडिया में सुर्खियों में बनते, या फिर किसी न किसी वजह से अगर कम शिकायतें होती तो फिर जेल जाते। तो उनको आप राजभवन
उसको ईगो पर ले लिया कि मेरी बात वो नहीं मान रहे, तो उनको आज तक कोई प्रावधान नहीं है कि किसी वाइस चांसलर का पावर सीज करके दूसरा वाइस चांसलर आप तत्कालिक काम काल के लिए आप वहाँ नियुक्त कर देंगे। इस देश के इतिहास में पहली घटना होगी मुझे लगता है। हटा दीजिए, अगर भ्रष्टाचार का मामला है या कुछ भी है टर्मिनेट कर दीजिए। टर्मिनेट नहीं हुआ। अभी उस विश्वविद्यालय में 2 कुलपति काम कर रहे हैं, क्योंकि उस पर भी कभी हम सवाल खड़े करेंगे कि उस वाइस चांसलर पर क्यों राजभवन इतना दबिश बना रहा है। आखिर राजभवन किस वजह से उस वाइस चांसलर को टारगेट लिया है। मतलब वहाँ तक बात पहुँच गई, अब बात यहाँ तक आ गई कि उनके जगह पर एक और प्रभारी वाइस चांसलर बनाकर वो तमाम काम को अंजाम तक पहुँचा दिया गया जिसको ना करने की जिद वर्तमान वाइस चांसलर, मतलब जो पूर्व वाइस चांसलर कहिए या वर्तमान पहला वाइस चांसलर है, वो नहीं किया। तो राजभवन किसके साथ खड़ा है इसको समझने की जरूरत है, जिसको लेकर बबेला मचा हुआ है। पूरे बिहार इस सच को जानना चाहता है। राजभवन पर सब टकटकी लगाए, इस सच को में क्या फाइंड फेंटिंग आया है, मतलब फाइंडिंग क्या आया है, उस पर सबकी नज़र है। उसको आप कमेटी का मेंबर बनाते हैं, क्या मतलब क्या मैसेज देना चाहता है राजभवन, ये समझने की जरूरत है। राजभवन की स्थापना क्यों हुई थी और महामहिम क्यों कहा जाता है। संविधान ने एक ऐसी व्यवस्था की है जिसमें आस्था लोगों का है कि भाई महामहिम है, ये राजभवन है, अब लोक भवन हो गया। ये आस्था का जगह है। और शिक्षा, खास करके उच्च शिक्षा, इसलिए राजभवन के या राज्यपाल के अधीन या महामहिम के अधीन किया गया कि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा, स्वतंत्र रहेगा। तो पठन पाठन में या बाकी जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं उस पर राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। हो क्या रहा है कि संजय चौधरी जैसे लोग वाइस चांसलर हैं, 10 वर्षों से हमें नहीं लगता कि बिहार सरकार में कोई हाई कोर्ट के डबल बेंच का कोई आदेश हो और उस आदेश पर 10 वर्ष तक बिहार सरकार का कोई विभाग कुंडली मारकर बैठा रहे। हमें तो नहीं लगता कि ये संभव है, लेकिन ये राजभवन में संभव है। इसलिए मुझे ये समझ है कि इन लोगों के भ्रष्टाचार को लेकर आप भले जो सवाल खड़े कर लें, उससे बाहर निकलने के बहुत सारे रास्ते हैं। और जिनको जितनी स्वतंत्रता दी गई है, जिसको जितना लिबर्टी दी गई है कि भाई कोई राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, वहां अराजकता और अधिक है। संवैधानिक संस्थानों का हाल देख लीजिए, जहां राजनीतिक हस्तक्षेप सीधा नहीं है, वहां क्या स्थिति है, हम कहने की जरूरत नहीं है। तो संजय चौधरी का कमेटी का मेंबर बनाया जाना संकेत है कि राजभवन भले ही इस खबर के बाद हरकत में आई है, भले ही 10 वर्ष से जो फाइल धूल फांक रहा था उससे धूल हटाया जा रहा है, लेकिन राजभवन किसी स्टैंड पर निर्णय ले लेगा, इसकी संभावना इस पत्र के आने के बाद छिन्न होती हुई दिख रही है।